नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये कहा जाने लगा कि आम आदमी पार्टी के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे और फिर यह भी कि मनीष सिसोदिया का क्या हुआ और ये जो ईडी का सम्मन है उस सम्मन का क्या सरोकार है और क्यों कहा जा रहा है कि अब के कविता हो या आम आदमी पार्टी के अगुआ और या फिर मनीष सिसोदिया, उनका जो संकट है वो अब बढ़ता जा रहा है। अब ये जो सवाल है ये सवाल नाहक नहीं उठे। पहले तो अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका को लेकर सुनवाई थी। वो सुनवाई तो आप एक तरह से कहें कि 4 सितंबर को भी थी, लेकिन उस रोज भी नहीं हुई। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस रोज होती है, यानी 15 सितंबर को। 15 सितंबर को सुनवाई में डेट जो है 4 अक्टूबर का दिया जाता है कि अब 4 अक्टूबर को आप लोग आइएगा। उस रोज तय होगा कि क्या करना है। हालांकि वहां एक और चीज अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाई, जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं जो उनको वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस बात को लेकर कि मीडिया जो है वो दिल्ली के शराब घोटाले पर बड़ा कुछ लिख रही है और खास तौर से जब सुनवाई होती है उसके एक रोज पहले। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि सुनवाई होने के ठीक एक रोज पहले कई तरह के ट्रेंड वगैरह भी चलते हैं। अगर इस पर भी बात होती तो मुझे लगता और बेहतर होता, लेकिन एक इस समय ढर्रा तो चली गया है और उस ढर्रे में बहिष्कार वाला तड़का भी है। तो इस लिहाज से भी ये बात वहां परोसी गई कि कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके से लिखने पढ़ने लगते हैं और ये एक ओपिनियन बनाने लगते हैं, खासतौर से केस की मेरिट को लेकर। जाहिर तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी का ये इशारा था कि इस तरह की खबरें जो हैं वो प्रभावित कर सकती हैं कोर्ट को, लेकिन कोर्ट ने दो टूक कहा कि हम उस सब को पढ़ते ही नहीं। तो यानी आप इत्मीनान रखिए। एक और दूसरा, ये चाहते थे कि कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टीका टिप्पणी हो ताकि जो लोग दिल्ली शराब घोटाले पर लिख पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उनके ऊपर एक तरीके से लगाम लगाई जा सके। तो उसमें भी आप एक तरह से कहें कि सफल तो नहीं हो पाए और जो सुनवाई वाला मसला है वो अब 4 अक्टूबर को चला गया। तो अब ये देखना होगा कि 4 अक्टूबर को होगा क्या। लेकिन इस बीच जो 2-3 खबरें हैं उन खबरों ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए लोगों का संकट तो बढ़ा दिया है और आपकी सरकार तो वैसे ही हिल रही है। अब आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्या हो गया अब दिल्ली के शराब घोटाले में? देखिए, अरुण रामचंद्र पिल्लई जो है वो अप्रूवर बन गए हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। अरुण रामचंद्र पिल्लई के बारे में ये दावा किया जाता है कि दरअसल वो के कविता ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट में जो आगे थे, यानी अरुण रामचंद्र पिल्लई, उनके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा था। यह आरोप किसका है? यह आरोप ईडी का है, मैं नहीं लगा रहा हूं। ये जो एजेंसियां दिल्ली के शराब घोटाले की जांच पड़ताल कर रही हैं उनका ये मानना है और उनका ये दावा है। हालांकि इसे के कविता खारिज करती हैं, लेकिन अरुण रामचंद्र पिल्लई का अप्रूवर बनना एक बड़ी घटना है, खासतौर से तब जब इस तरह के आरोप लग रहे हों कि अरुण रामचंद्र पिल्लई उनके बिहाफ पर काम करते थे। तो जाहिर सी बात है कि अब उन्होंने कुछ चीजें कही होंगी और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो खबर है वो खबर ये बता रही है कि अरुण रामचंद्र पिल्लई के अप्रूवर बनने के ठीक बाद ईडी ने के कविता को सम्मन भेजा। और अगर आपको ध्यान हो तो मुझे लग रहा है कोई 4-5 रोज पहले जो हम लोगों ने खबर की थी, जिस खबर में हमने ये बताया था कि वाईएसआरसी के जो एमपी हैं वो अप्रूवर बन गए हैं, उसी खबर में हमने ये चर्चा की थी कि ईडी तैयारी कर रही है के कविता को सम्मन करने की। तो देखिए, अब जैसे ही वाईएसआरसी के जो है सांसद अप्रूवर बनते हैं और अरुण रामचंद्र पिल्लई अप्रूवर बनते हैं और इसी दरमियान बुची बाबू से भी ईडी बुलाकर पूछताछ करती है और फिर के कविता को सम्मन करती है। हालांकि उन्हें राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो अब संभवतः 26 सितंबर को सुनवाई होगी। ये जो सम्मन हुआ है उस बाबत
तो फिर आगे कुछ होगा। लेकिन बड़ी चीज यह है कि साउथ ग्रुप के जो पोल रहे, जिनको माना जाता रहा कि इनकी बड़ी भूमिका है दिल्ली के शराब घोटाले में, उसमें एक अरुण रामचंद्र पिल्लई सरकारी गवाह, पी शरत रेड्डी सरकारी गवाह, उसके बाद में जो एमपी साहब हैं वो भी गवाह बन गए। अब ये सब जब सरकारी गवाह बन गए हैं तो जाहिर सी चीज है अब बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, जिससे दो तीन बातें स्पष्ट होंगी। पहला ये कि मनीष सिसोदिया की क्या भूमिका थी, फिर बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका थी, दूसरा जो पैसा है वो किस तरीके से हैदराबाद से दिल्ली गया, और फिर जो ये तमाम जो आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई ने जो किए हैं, उसमें जो पूरी कहानी आई है कि किस तरह से विजय नायर ने एक तरह से मध्यस्थ का काम किया, खासतौर से वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बिहाफ पर ही काम कर रहे थे। और फिर ये भी कि जो समीर महेंद्रू की कंपनी है इंड्रो स्प्रिट, जो ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन फिर भी ब्लैक लिस्टेड होने के बाद में भी वही L1 होती है और उसी के लिए रात 10 बजे फोन किया जाता है कि नहीं इसका जो है टेंडर फाइनल करिए। और उसी इंडो स्प्रिट में अरुण रामचंद्र पिल्लई हो या फिर पी शरत रेड्डी हो, इन लोगों की जो अपनी भूमिका रही, इन लोगों की जो अपनी हिस्सेदारी रही, कोई 30-32% की जो सबकी शेयर होल्डिंग रही, उस शेयर होल्डिंग का क्या पैटर्न रहा, कैसे तमाम चीजें आगे बढ़ी, ये सब कहानी एक एक करके अब ऐसा मालूम पड़ता है कि बाहर आएगी। और ये जो बाहर आएगी वो जाहिर तौर पर अगर किसी के लिए सबसे बड़ा संकट पैदा कर रही है तो वो है अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार। जहां तक बात अगर हम के कविता की करें तो देखिए वो और उनकी पार्टी तो ये सीधे कह ही रही है कि ये दरअसल पॉलिटिकल वेंडेटा है। चूंकि तेलंगाना में भी चुनाव है और उनका दावा है कि तेलंगाना में भाजपा की स्थिति बड़ी खराब है, इसलिए जो है वो जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है और उसके जरिए उनको और उनका जो कुनबा है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब ये भी एक आप कहें कि बड़ी दिलचस्प बात है कि इसी तरीके का आरोप आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार भी लगा रही है भाजपा पर कि ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और नाहक जो है इस मामले को तूल दे रहे हैं, कोई घपले घोटाले जैसी चीज है नहीं। हालांकि जब इस तरह के दावे किए जाते हैं तब फिर ये सवाल स्वाभाविक उठता है कि अगर कुछ है नहीं तो आखिर क्या वजह है कि फरवरी, मुझे लगता है ये अंतिम सप्ताह रहा होगा फरवरी का 2023 का, जब मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया था एजेंसियों ने, और तब से लेकर हम आज जब बात कर रहे हैं तो 15 सितंबर हो चुकी है, लेकिन अभी तक मनीष सिसोदिया को कोई राहत किसी तरीके से नहीं मिली। और जो राउज एवेन्यू कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट, इन दोनों ने जो इनकी याचिका खारिज की है, जमानत याचिका, उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो ये चार्जशीट जो आरोप लगाया गया है उसमें प्राइमा फेसिया तो यही दिखता है कि जो आर्किटेक्ट हैं इस पूरे मामले के वो मनीष सिसोदिया है। और उसमें यह भी कहा गया है कि साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी फ्रेम की गई। और फिर आप देखिए उसमें अरुण रामचंद्र पिल्लई है और ये पी शरत रेड्डी, ये तो जब अप्रूवर बने तब बाहर जा पाए सब लोग। तो अपना कहना यह है कि ये आरोप तो लग रहे हैं कि राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित होकर काम हो रहा है, लेकिन एजेंसियों ने जो आरोप लगाए हैं और जो आरोप पत्र तैयार किए हैं उस वही आरोप पत्र है जिसकी वजह से किसी को बेल नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अब ये जो आरोप है वो चाहे राजनीतिक दल लगा रहे हैं या एजेंसियां लगा रही हैं, उसमें कितना दम है ये तो कोर्ट तय करेगा। पर इतना जरूर है कि जिस तरीके से साउथ लॉबी के कई लोग अप्रूवर बनते जा रहे हैं, वो न सिर्फ साउथ ग्रुप के उन लोगों के लिए जो इस शराब घोटाले का हिस्सा रहे, बल्कि केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए भी संकट का सबब बनते जा रहे हैं। और ऐसा लगता है, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं,
कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ी खबर आने वाली है इस दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े हुए मसले में। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।